हाँ, तो देखो अभी तक हमने क्या देखा, ओल्ड इंग्लिश पीरियड देखा, ठीक है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे मिडिल इंग्लिश पीरियड, ठीक है। मिडिल इंग्लिश पीरियड क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, हिस्ट्री क्या थी इसकी, लिटरेचर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि छोटे से छोटी वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ठीक है। देखो अभी तक इसके पिछले वीडियो हमने देखा, क्या देखा कि ब्रिटेन था, ठीक है, ठीक है भाई। ब्रिटेन के पहले जो इनहेबिटेंट्स थे केल्ट्स थे। अब केल्ट्स पर रूल किसने किया, पहले रोमन्स आए, एक सेकंड, रोमन्स आए, ठीक है। फिर इसके बाद रोमन्स लौट गए, तो फिर इन पे कौन आया, बारबेरियंस आए, बारबेरियंस आए, ठीक है। मैं थोड़ी डिटेल मतलब थोड़ा सा आउटपुट ले रहा हूँ वहाँ से। बारबेरियंस आए, फिर बारबेरियंस को खदेड़ने कौन आए, एंगल्स, सैक्सन्स, एंगल्स, सैक्सन और जूट्स आए, ठीक है। एंगल्स, सैक्सन और जूट्स आए, ठीक है। तीन ट्राइब्स आई, ये तीन ट्राइब्स आई। अब ये क्या हुआ, जूट्स तो विलुप्त हो गए थे, लेकिन एंगल्स और सैक्सन यहाँ आकर रहने लगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड बोलते हैं, और इसी को ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी बोलते हैं। इस पर लिटरेचर भी देखा, वो पिछले वीडियो में देखेंगे, मतलब देख लिया ऑलरेडी, जा करके देख लेना। अब इसमें क्या हुआ कि सही भाई, एंग्लो सैक्सन बढ़िया चल रहे थे। अब एक ट्राइब और आई, कौन, वाइकिंग्स, वाइकिंग्स, ठीक है। वाइकिंग्स एक ट्राइब थी, ये केवल लड़ना जानती थी भाई साहब, ये क्या, केवल लड़ना जानती थी। तो वाइकिंग्स जो आए, पता नहीं कहीं आइलैंड से आए थे, इन्होंने सबसे पहले कहाँ अटैक किया, फ्रांस पे। अब इनको रूल नहीं करना था, केवल लड़ना आता था, बस हो गया, सिपाही टाइप के थे, बस हो गया। तो फ्रांस पे आए, चाहते तो फ्रांस पे रूल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रूल नहीं किया, तो फ्रांस पे परेशान करे। तो फ्रांस वालों ने क्या किया, एक छोटी सी टुकड़ी, छोटी सी जगह इनके लिए रहने के लिए जगह दे दी, तो यहाँ रहने लगे, ठीक है। आप ऑब्वियस सी बात है, रूल करने नहीं आए थे, तो उन्होंने क्या किया कि अब भाई बहुत थके थके जंग लग गई थी इन पे, तो बोलते कि अब कहीं और अटैक किया जाए। फिर इसके बाद इन्होंने किस पे अटैक किया, ब्रिटेन पे अटैक किया, ब्रिटेन पे अटैक किया फ्रांस के बाद, ठीक है। अब फ्रांस पे इस टाइम पे कौन था, एंग्लो सैक्सन्स थे, ठीक है, एंग्लो सैक्सन रूल कर रहे थे। तब इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने किस पे अटैक किया, एंग्लो सैक्सन्स पे अटैक किया। समझ में आ रही बात, अब इतना समझ में आ। अब यहाँ ब्रिटेन पे कैसे अटैक किया, कैसे एंग्लो सैक्सन से कैसे एंग्लो नॉर्मन बना, ये अब देखते हैं हम, ठीक है। इसे इरेज कर दूँ मैं। तो भैया ब्रिटेन पे हमला किया इन्होंने, ब्रिटेन पे, ठीक है। ब्रिटेन पे जब इन्होंने हमला किया तो एंग्लो सैक्सन थे, ए और एस लिख देता हूँ मैं, एंग्लो सैक्सन थे, ठीक है। एंग्लो सैक्सन का उस टाइम पे किंग कौन था, किंग मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जब इन्होंने हमला किया, तो कहाँ गए ये, क्या है, नॉर्मन्स जिन्हें बोलते हैं, नॉर्मन्स। नॉर्मन्स किसे बोला था, वाइकिंग्स को ही बोला जाता है। नॉर्मन्स से हमला किया था ना एंग्लो सैक्सन्स पे। तो नॉर्मन्स का जो किंग था उस टाइम पे था विलियम फर्स्ट, विलियम फर्स्ट था किंग, ठीक है, विलियम फर्स्ट था किंग। इसने हमला किया एंग्लो सैक्सन्स पे। अब एंग्लो सैक्सन पे किस प्लेस पे हमला किया था, वो थी बैटल ऑफ हेस्टिंग, मतलब हेस्टिंग एक जगह थी, तो उसी का नाम दिया गया था बैटल ऑफ हेस्टिंग, बैटल ऑफ हेस्टिंग, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसका जो किंग था वो कौन था, किंग हेरोल्ड, किंग हेरोल्ड, ठीक है, किंग हेरोल्ड था, हेरोल्ड, OLD, किंग हेरोल्ड था इसका किंग, मतलब इस पे उस टाइम पे जब हमला किया था तब कौन था, किंग हेरोल्ड था उस टाइम पे लीडर, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी स्लाइड से बताता हूँ, देखो, हाँ। तो इसने विलियम द कॉन्करर ने हमला किया किस पे, अटैक किया किस पे, एंग्लो सैक्सन्स पे, कब, मतलब 14 अक्टूबर 1066 पे, ठीक है। और कौन सी जगह थी, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। किंग कौन था, किंग कौन था बताओ, किंग हेरोल्ड। तो यहाँ जाकर के, तब जाकर के नॉर्मन कॉन्कस्ट हुआ। अब विलियम द कॉन्करर इसे नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि एंग्लो सैक्सन को इसने हरा दिया था, तो कॉन्कर कर लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए विलियम द कॉन्करर, मतलब कहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ भी भाई साहब, यहाँ वहाँ भी ये क्या कर लेता था, विजय प्राप्त कर लेता था, मतलब जीत जाता था। इसलिए इसको विलियम द फर्स्ट भी बोलते हैं, विलियम द कॉन्करर भी बोलते हैं, और ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी भी बोलते हैं, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, ठीक है। तो इनने क्या करा, इसको हरा दिया एंग्लो सैक्सन्स को। तब से टाइम पीरियड क्या बन गया भैया, एंग्लो नॉर्मन, एंग्लो नॉर्मन, ठीक है, एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड। दिस सेट द बिगिनिंग ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड। अब यहाँ से स्टार्ट होती है मिडिल इंग्लिश पीरियड की बिगिनिंग। अभी तो हिस्ट्री थी, ठीक है, अब मिडिल इंग्लिश पीरियड की बिगिनिंग स्टार्ट होती है।
अब क्या हुआ उस टाइम पे जब एंग्लो नॉर्मन्स आए रहने लगे, तो यहाँ इन्होंने क्या स्थापित कर दिया, मतलब क्या एक चीज़ लागू कर दी, फ्यूडल सिस्टम हो गया था, फ्यूडल सिस्टम आ गया था। फ्यूडल सिस्टम क्या था, नोबिलिटी, मतलब क्लासेस हो गई थी, क्लास हो गई थी, नोबिलिटी वाले हो गए, क्लर्जी जो चर्च देखेंगे, ठीक है, ये नोबल पीपल हो गए, कॉमनर्स मतलब में सब आ जाते थे, कॉमन पीपल, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ मतलब अप्लाई कर दी गई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखने को मिलती है इस टाइम पीरियड में, मैग्ना कार्टा, ठीक है। मैग्ना कार्टा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ देखने को मिलता है। वो एक तरीके का ग्रेट चार्टर था, ठीक है, लिबर्टी को लेकर के, मतलब फ्रीडम को लेकर के। एक किंग हुआ, क्या नाम था, किंग जॉन। भाई साहब बहुत खतरनाक था ये, मतलब बहुत ही भद्दा इंसान था, मतलब ये बेवजह प्रीस्ट को, क्लर्जीमैन को ही, सबको ही मतलब प्रिजन कर दे रहा था, मतलब अपने मन से रूल कर रहा था, क्या बोलते हैं, निरंकुश शासन था। तो इसके लिए क्या हुआ कि वहाँ के जो बैरन्स थे, ठीक है, बैरन्स थे और क्लर्जीमैन थे, इन्होंने क्या करा, ये बहुत सारे थे, इन्होंने किंग जॉन से बोला ऐसा है भैया कि तुम हो गए बहुत बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तुम्हें ये सब बंद करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं बंद करोगे तो तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब हालांकि ये निरंकुश था, चाहता तो इन्हें मना कर देता, लेकिन मना नहीं कर सकता ना, क्योंकि बैरन्स की मतलब क्वांटिटी ज़्यादा थी, वो बहुत से लोग थे, बहुतायत थे, तो इस वजह से उसे मानना पड़ा। और उस किंग ने जो ये बात मानी, क्या क्या बात मानी थी, कहाँ गया, हाँ, इनने क्या बात मानी थी, इट वॉज मेक अ पीस बिटवीन द अनपॉपुलर किंग ऑफ ग्रुप ऑफ रिबल, मतलब पीस मतलब शांति बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला कि चर्च के राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ बैरन्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और इलीगल जो इम्प्रिजनमेंट जो कर रहे हो, अपनी मनमाना जो कर रहे हो, वो सारी चीज़ें तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसने प्रॉमिस किया, किसने, किंग जॉन ने, ठीक है। अब ये जो चार्टर था मैग्ना कार्टा, ये हर जगह लागू हो गया, हर जगह लागू हो गया भाई, हर जगह, मतलब और जितने भी किंग आए इसमें, जितने भी एम्परर्स आए, जितने भी किंग, वन बाई वन, ठीक है, वन बाई वन जो भी किंग आए इसको मानते चले गए, सबको इसको मानना ही पड़ गया, क्योंकि एक तरीके से किस पे लागू हो गया था, एक तरीके से बाइबल में भी ऐड हो गया था कि मानना ही पड़ेगा, बाइबल में ऐड हो गया था, समझ रहे हो ये सारी चीज़ें। एक सेकंड, हाँ, अब वही ने बताया मैंने कि जो भी जो भी अपकमिंग मोनार्क थे, किंग्स थे, सभी ने रिन्यू कर लिया, सबने ऐड कर दिया, मतलब सबको मानना जरूरी था, ठीक है। यहाँ तक इतनी बात हुई। अब यहाँ से हमारा होता है लिटरेचर स्टार्ट, ठीक है। लिटरेचर, अब देखो कैसा लिटरेचर, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में वॉर पे लिटरेचर लिखे जाते थे, वॉर पे पोइट्री लिखी जाती, बेवुल्फ अगर याद हो, ठीक है, बेवुल्फ हो गया, साइन वुल्फ, मतलब और सिनेवुल्फ एक राइटर था, केडमन था, तो इन सारे, ये बहुत सारे राइटर ओल्ड इंग्लिश पीरियड पे थे। तो जब हम मिडिल इंग्लिश पीरियड की लिटरेचर की बात करते हैं, तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता था, वार लिटरेचर देखने को मिला, इसके बाद रिलीजियस पे पोइट्रीज वगैरह, रिलीजियस पे प्रोज वगैरह लिखे जाते थे। इसके बाद हमें एक चीज़ और देखने को मिली यहाँ, क्या, रोमांस लिटरेचर। अब रोमांस वो नहीं कि एक देयर इज़ अ मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर, वो वाला रोमांस नहीं, वो तो था ही जो था। यहाँ रोमांस लिटरेचर वो देखने को मिलता था, कोर्टली लव, कोर्टली लव मतलब जो हाँ नाइट्स के बारे में कहानियाँ लिखी जाती थी, नाइट्स, ठीक है, नाइट्स के बारे में, उनकी सिवलरी मतलब होता बहादुर, ब्रेवरी, उनकी ब्रेवरी पर पोइट्री या प्रोज लिखे जाते थे। ये दिस काइंड ऑफ लिटरेचर वहाँ देखने को मिडिल इंग्लिश पीरियड में देखने को मिला, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द वर्क्स जो आप पूरे इस मिडिल इंग्लिश पीरियड को पूरा खंगाल के देख लो, तो मोस्ट ऑफ द वर्क्स जो थे एनोनिमस थे, कुछ ही पर्टिकुलर वर्क्स के राइटर हैं, वर्क्स तो मिले हैं लेकिन उनके जो मतलब राइटर हैं, ऑथर हैं, वो अनोनिमस थे, क्योंकि उस टाइम पे जो बुक्स लिखी जाती, मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, हाथों से लिखी जाती थी, उस टाइम पे बुक्स भी बड़ी एक्सपेंसिव थी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब बुक लिखी जाएगी, हस्तलिपित होगी, उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहाँ हुआ था, नहीं हुआ था, तो जो बुक लिखी जाती थी वो एक्सपेंसिव होती थी भाई साहब, हाथ से लिख पाना, इतनी सारी बुक्स लिख पाना इम्पॉसिबल था, ठीक है। इसलिए जो बुक्स होती थी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, क्योंकि उस टाइम पे मैन्युस्क्रिप्ट्स और कॉपीज़ बिकती थी। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो प्रिंटिंग प्रेस आई कब आई वो आगे देखेंगे, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस लाया कौन था, प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था, कार्टर करके था, कार्टर करके था, विलियम क्या था यार, हाँ, विलियम कैक्सटन, वो बंदा प्रिंटिंग प्रेस लाया था, ठीक है। तो वो बात का पार्ट है, हम यहाँ वापस आते हैं। तो इस टाइम पे बुक्स बड़ी एक्सपेंसिव थी कि इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, हाथों से लिखी जाती थी। तो मोस्ट ऑफ द राइटर्स, एक चीज़ और, उस टाइम पे ना मोस्ट ऑफ द राइटर्स कहाँ रहते थे, लंदन में रहते थे। लंदन एक ऐसी जगह थी जहाँ ट्रेड के वे पे देखे, ट्रेड की नज़र से देखे, पॉलिटिकल के उसमें देखे, कॉमर्स के उसमें देखे, कल्चर या राइटिंग लिटरेचर किसी भी चीज़ पे देखें, तो लंदन सबसे आगे था। जैसे इंडिया में दिल्ली आगे है, ठीक है, सब जगह की एक अलग पॉपुलरिटी होती है।
वैसे एमपी का इंदौर हो गया, यूपी का लखनऊ हो गया, बिहार का पटना हो गया। तो ऐसी एक जगह होती है जहाँ मतलब डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द राइटर्स जो थे लंदन में रहते थे, ठीक है। और अच्छी बात ये थी कि लंदन उस टाइम पे नॉर्मन पीरियड के टाइम पे कैपिटल भी बन गया था, ठीक है। इसे कैपिटल घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो उस टाइम पे लंदन ही कैपिटल थी, तो सभी राइटर जो थे लंदन में ही रहा करते थे, ठीक है। अब उसी टाइम पे एक चीज़ और देखने को मिलती है, उसी टाइम पे 1167 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी और 1209 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। देखो इतनी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये, ठीक है। 1209 में कैम्ब्रिज आ गई थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1167 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर से ये क्वेश्चंस पूछते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ सीन था, ऐसे लिटरेचर धीरे धीरे फ्लरिश होने लगा। क्या क्या लिटरेचर था, राइटर्स तो थे नहीं। अब हम देखते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कौन कौन से राइटर्स थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 12th सेंचुरी पे। 12th सेंचुरी पे कौन कौन से राइटर्स थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो नाम हमें देखने को मिलता है वो ऑर्मेलम बाई ऑर्म एक राइटर था, ठीक है। तो उसने एक वर्क लिखा था ऑर्मेलम। अब ये है क्या, एक बाइबल का इंटरप्रिटेशन था, हिस्ट्री फ्रॉम द रोमन कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। रोमन कॉन्क्वेस्ट की हिस्ट्री थी, और ये पहला ऐसा वर्क था जिसमें पोएटिक मीटर का यूज किया गया था। समझ रहे हो, जिसमें पोएटिक मीटर का यूज किया गया था, ये पहला वर्क था ऑर्मेलम, 12th सेंचुरी का था। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, द आउल एंड द नाइटिंगेल। द आउल एंड द नाइटिंगेल ये भी बड़ा फेमस था, क्योंकि एक डिबेट पोइट्री मानी जाती है। इसमें आर्ग्यूमेंट्स चल रहा था, फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स और डेली लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। ये एलिगरिकल नेचर में लिखी गई है, एलिगरिकल, ठीक है। और मैं इसके साथ साथ शॉर्ट वीडियो भी डाल रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो, जिसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जैसे एलिगरी क्या है, लिटरेरी टर्म्स क्या, छोटे छोटे वीडियो। तो वो शॉर्ट वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये दूसरा वर्क देखने को मिलता है। फिर इसके बाद कोई ज़्यादा मेजर वर्क्स यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, मतलब इस ड्यूरेशन पे, इस सेंचुरी पे, 12th सेंचुरी पे देखने को नहीं मिलते। अब आती है 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में फेमस राइटर क्या हो सकते हैं। जो मोस्ट फेमस था वो था लेमन्स ब्रुट। लेमन राइटर है और उसने वर्क लिखा था ब्रुट, 1205 में आया था। ये एक इट इज़ अ काइंड ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। हिस्टोरियोग्राफी थी ब्रिटेन इन फ्रॉम द फॉर्म ऑफ पोएम। देखो मतलब हिस्ट्री भी लिखी जाती थी पोएम के फॉर्म में। देखो नॉर्मल चीज़ें क्या होती है, नॉर्मल चीज़ें किस में लिखते हैं, प्रोज में, लेकिन हिस्ट्री भी उस टाइम पे पोएम के मतलब पोएम के फॉर्म में लिखी जाती थी। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे पोएम को समझना ईजी होता था, वर्स फॉर्म में लिखी जाती थी, और वर्स लोग मतलब कॉमन पीपल ईजिली समझ पाते थे, इसलिए। तो लेमन का ब्रुट जो था ये हिस्टोरियोग्राफी था, ब्रिटेन में लिखी गई थी, ब्रिटेन की हिस्ट्री पे। और फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ किंग अर्थर कहाँ देखने को मिलता है, किंग अर्थर देखने को मिलता है ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड पे। ओल्ड इंग्लिश की कहानी है, ठीक है। लेकिन ये कौन था, किंग अर्थर कौन था, केल्टिक किंग था, ठीक है। तो वही का किंग था। तो वही चीज़ देखने को मिलती है कहाँ, सबसे पहला अपीयरेंस किसके वर्क में मिला, लेमन के ब्रिट में अपीयरेंस। अब इसका मतलब पॉपुलैरिटी कोई और बढ़ाएगा, ठीक है। अब एक और वर्क मिलता है, वेस कोई राइटर था, उसका अर्थरियन क्रॉनिकल्स एक वर्क लिखा, ये देखने को मिलता है, जो कि अर्थरियन की टेल्स को पॉपुलराइज किया था। अर्थरियन की मतलब किंग अर्थर की टेल्स जी थी, ठीक है। याद होगा अगर आपको, किंग अर्थर, उसकी 12 नाइट्स, ठीक है, टेबल्स नाइट्स था वो कहानी, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब ये पर्टिकुलर ये बंदा, ये जो किंग था, इसका अपीयरेंस यहाँ देखने को मिलता है इन पर्टिकुलर वर्क्स में। इसके बाद एक फेमस जो वर्क था द रोमन डे ला रोज, एक रोमांस था, ठीक है। रोमांस समझते हो ना, बताया मैंने, ठीक है। द रोमन डे ला रोज जो फ्रेंच में लिखा गया था। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, इस टाइम पीरियड पे ना जो फ्रेंच थी, क्योंकि फ्रांस से आए थे नॉर्मन्स, ठीक है। तो फ्रेंच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इसके बाद थी ओल्ड इंग्लिश पीरियड, और ओल्ड इंग्लिश पीरियड हो गई। और क्या थी, लैटिन क्यों, क्योंकि रोमन्स जो थे, रोमन जब आए थे इंग्लैंड में, तो लैटिन का भी कुछ भाग रह गया। ओल्ड इंग्लिश तो थी ही एंग्लो सैक्सन्स की, ठीक है। और फ्रेंच जो आए तो इन्होंने क्या बोला, भाई साहब सबको फ्रेंच बोलना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेंच नहीं बोलोगे तो मतलब जो नोबल क्लासेस थी फ्रेंच बोलती थी, और फ्रेंच नहीं बोलोगे, कॉमनर्स को क्या बोला, कॉमनर्स जो थे मतलब कॉमन पीपल थे, मोस्ट ऑफ द पीपल कौन थे, एंग्लो सैक्सन्स थे, तो वो तो ओल्ड इंग्लिश ही बोलते थे, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ फ्रेंच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, और इसका जॉफरी चौसर के जब टाइम पीरियड अपन डिस्कस करेंगे उसमें अच्छे से जानने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर राइटिंग किस में मिलती है, फ्रेंच में मिलती थी, फ्रेंच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दी जाती थी। अब देखो एक और चीज़ मिलती है, हिस्ट्री ऑफ द किंग ब्रिटेन।
हिस्ट्री ऑफ द किंग ब्रिटेन, जिसे हिस्टोरिका रीगम ब्रिटेनिया, ये किसने लिखा था? जॉफ्री ऑफ मनमाउथ ने। ये इंपॉर्टेंट राइटर देखने को मिलता है, जॉफ्री ऑफ मनमाउथ। ठीक है, इसने क्या लिखा था? हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेनिया, जिसमें ब्रिटेन की हिस्ट्री। और मतलब खुद ही सोचो, उस टाइम पे हिस्ट्री वाले वर्क्स ज़्यादा लिखे जाते थे। एंड ही पॉपुलराइज द किंग आर्थर। ये बंदा जो था, कौन? जॉफ्री ऑफ मनमाउथ, इसने किंग आर्थर को पॉपुलराइज किया। और इसके साथ साथ उसकी एक स्वॉर्ड थी, तलवार थी, एक्सकैलिबर, वो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल और बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। ठीक है, लेजेंडरी शॉर्ट मानी जाती थी। इसको इसने पॉपुलर किया, किसने? जॉफ्री ऑफ मनमाउथ ने। चलो अब आगे देखते हैं। अब आते हैं, ये 13th सेंचुरी का लिटरेचर था। ठीक है, 13th सेंचुरी का आपने जैसे कि दिखा, ये इतने सारे वर्क्स, लेमन्स ब्रूट हो गया, वेस का अर्थरियन हो गया, रोमन डीला रोज हो गया, हिस्ट्री ऑफ किंग ब्रिटेन हो गया। अब देखते हैं हम 14th सेंचुरी का लिटरेचर। 14th सेंचुरी में कौन कौन आए? तो 14th सेंचुरी को एज ऑफ रिवाइवल या फिर एज ऑफ अलिटरेटिव रिवाइवल भी माना जाता है। और यही एक टाइम पीरियड है, ये बिगिनिंग मानी जाती है किसकी? डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। ठीक है, ये 14th सेंचुरी का। अब ग्रीक क्लासिक्स फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो लिटरेचर लिखा जा रहा था वो ग्रीक क्लासिक्स का, ग्रीको लैटिन का, रोमन का यहाँ देखने को, मतलब इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था। ठीक है, चौसर ने भी 3 टाइम पीरियड पे लिखी है, 3 लैंग्वेज पे भी लिखा, फ्रेंच हो गया, लैटिन हो गया और इंग्लिश। ठीक है, तो चौसर पे भी इसका मतलब इफेक्ट देखने को मिलता है। इस टाइम पीरियड पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिली वो थी पर्ल पोएट्स क्या थी? एक पर्ल पोएम्स करके कलेक्शन था। ठीक है, तो वो चीज़ देखने को मिलता है। सर गवेन पोएट, एक दूसरे पोएट सर गवेन, जिनकी एक फेमस रोमांस था सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट्स, और सरियन टेल है ये भी। ठीक है, ये बहुत फेमस थी। ठीक है, इसका आप देखो कि जॉफ्री चौसर की जो एक टेल है, टेल ऑफ बाथ, सॉरी बाथ ऑफ क्या, बाथ ऑफ टेल क्या थी, टेल ऑफ वाइफ ऑफ बाथ, तो इसमें इसका एलिमेंट देखने को मिलता है, सर गवेन एंड ग्रीन नाइट का, किंग आर्थर का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो हाँ, अब इस टाइम पे सेंस ऑफ लिटरेचर, नेशनल यूनिटी एंड लिटरेचर, मतलब अब लंदन में रहने लगे, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होने लगा, तो यहाँ लिटरेचर थोड़ा और डेवलप हो रहा था और हाई लेवल पे, पीक पे जा रहा था, मतलब ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही थी। ठीक है, अब एक चीज़ और, जैसे उस टाइम पे कौन था? मैग्ना कार्टा, वैसे ही रॉबर्न कॉटन एक बंदा था, इसने एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी, मैन्युस्क्रिप्ट सेट था कॉटन नेरो AX। तो ये बंदा था, इस पर्टिकुलर मैन्युस्क्रिप्ट में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब जानने को, ये सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं कि उस टाइम पे लिटरेचर बड़ा महंगा था, उस टाइम पे लिटरेचर केवल चर्च और कोर्ट में ही देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और चर्च और कोर्ट का जो डिस्क्रिप्शन दिया है इसी बंदे ने दिया था, रॉबर्ट कॉटन ने। ठीक है, रॉबर्ट कॉटन, विलियम कैक्सटन अलग है, रॉबर्ट कॉटन अलग है। तो इस बंदे ने क्या किया, अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स में यहाँ का पूरा डिस्क्रिप्शन बताया, किसका? नॉर्मन टाइम पीरियड का, इस 14th सेंचुरी का या 13th सेंचुरी का। वैसे मिडिल इंग्लिश का, वैसे ही ओल्ड इंग्लिश में कौन था? एक गिब्बन करके एक राइटर था ना, ओल्ड इंग्लिश में बताया था, गिब्बन करके राइटर था, उसने बताया था किसके बारे में? ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड के बारे में, नॉर्मन रोमन्स के बारे में। ठीक है, तो वैसे ही एक बंदा यहाँ रॉबर्ट कॉटन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसने क्या करा, यही वही चीज़ मैंने बताया, चर्च और कोर्ट के बारे में चीज़ें बताई। ठीक है, लिटरेरी टेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट इसके मैन्युस्क्रिप्ट्स में देखने को मिलती है सारी चीज़ें डिटेल। अब देखते हैं हम इसमें मतलब मिडिल इंग्लिश पीरियड में कुछ डायलेक्ट्स थी, जिसे बाद में चल करके जॉफ्री चौसर ने भी यूज किया था। सबसे पहली थी साउथ वेस्टर्न। ठीक है, जो कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड की वेस्ट एक्शन थी, उसे साउथ वेस्टर्न बोला गया, साउथ वेस्टर्न बोली जाती थी। साउथ ईस्टर्न हो गया, ओल्ड इंग्लिश कैंटिस थी, डायलेक्ट। ठीक है, फिर ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और नॉर्दर्न को मिला करके, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और नॉर्दर्न को मिला करके वेस्ट सैक्सन बोली जाती थी। ठीक है, वेस्ट सैक्सन, इतना हो गया। अब ईस्ट मिडलैंड टाइम पे ये लैंग्वेज को ही, इस डायलेक्ट को ही क्या बोला, किसने यूज किया था? चौसर की लैंग्वेज ही बोली जाती है, चौसर की लैंग्वेज कौन सी थी? ईस्ट मिडलैंड। समझ रहे हो बात को? इसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड पे कुछ वर्क्स मिलते हैं, जैसे दांते की एलिगरी हो गई, ऑथर ऑफ डिवाइन कॉमेडी, दांते एलिगरी, जो मतलब दांते एलिगरी तो राइटर ही था, डिवाइन कॉमेडी जिसने लिखा है। ठीक है, फिर बोकासियो हो गया, जिसने डेकामरन लिखा है। इसके बाद पेट्रार्क हो गया, ठीक है, जिसने पेट्रार्कन सोनेट इन्वेंट की थी। ठीक है,
और जॉफरी चौसर फिर बाद में देखने को मिलता है लास्ट में, ठीक है। जॉफरी चौसर ब्रॉट रेनेसा इन इंग्लिश लिटरेचर। जॉफरी चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ठीक है। और इसी ने क्या किया था, ही ब्रॉट द रेनेसा इन इंग्लिश लिटरेचर। तो देखो अगर हम जॉफरी चौसर को पढ़ेंगे तो जॉफरी चौसर अपने आप में एक पीरियड है, टाइम पीरियड है। जॉफरी चौसर अपने आप में एक एज है, तो इसे अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आप यहीं तक पढ़ो, यहाँ तक देखो कि कितने राइटर्स थे, क्या क्या चीज़ें थी। हम जॉफरी चौसर के लिए एज ऑफ चौसर अलग से वीडियो उसका बनाए हैं, तो उसे जा करके देख लेना, ठीक है। उसे किसी अलग अदर पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।